पांचवें चरण में झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हुए। ये सीटें हैं रांची, खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा। झारखंड में इस बार भी बेहतर मतदान हुए हैं। लगातार बेहतर मतदान क्या संकेत दे रहे हैं? सीटों के समीकरण क्या कहते हैं? जनता किसको चुनकर संसद भेज सकती है? इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे। पहले रांची सीट का हाल देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रांची में मतदान संपन्न हुआ। रांची लोकसभा सीट को सरायकेला, खरसावां और रांची जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। झारखंड का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर है। ये राज्य की राजधानी है। झरनों का शहर कहा जाता है, या हम सब जानते हैं गोंडा हिल और रॉक गार्डन, बिरसा जैविक उद्यान, टैगोर हिल, मैक्लुस्कीगंज आदिवासी संग्रहालय इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। यहां अक्सर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर होती रही है। इतिहास के आईने को देखें तो 1951 में कांग्रेस के अब्दुल इब्राहिम जीते, 1957 निर्दलीय मीनू मसानी जीते। इसके बाद पीके घोष लगातार 3 बार यानी 62, 1967 और 1971 में बाजी मारे थे। रांची में सुबह मतदान शुरू होते ही मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। रांची के पौष इलाके में अशोकनगर के बूथ संख्या 341, 342 और 344 में भारी संख्या में लोग मतदान देने पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदाताओं में मतदान को लेकर गजब का उत्साह दिखा। इस कड़ी में सुबह में लाइन में लगे एक मतदाता को पहले वोट करने पर मतदाता जागरूकता सम्मान से नवाजा भी गया। नक्की हो गया नहीं। रांची में साक्षी संग महेंद्र सिंह धोनी ने वोट डाला। बता दें कि आईपीएल में व्यस्त चल रहे धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट के क्वालिफायर में पहुंच चुकी है, जहां उनका मुकाबला चेन्नई में मुंबई इंडियंस की टीम से होगा। लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी महेंद्र सिंह धोनी अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूले और घर आकर मतदान किया। धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी थी। इस महापर्व में एक अच्छी तस्वीर रांची से भी आई। रांची का एक मतदाता मतदान करने फ्लाइट के खर्चे पर दिल्ली से रांची पहुंचा। अपने मॉडल बूथ संख्या 203 पर वोट डाला। दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम कर रहे नीरज कुमार ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट देने आए और लोगों से भी वोट देने की उन्होंने अपील की। We are that is a educated person and very aware regarding our that is a responsibility, our duty. अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर हम समाज में जागरूक नहीं होंगे तो फिर और लोग कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक त्योहार है, एक पर्व है और इस उत्साह को मनाना बहुत जरूरी। जैसे लोग दीपावली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। ये बात तो सही है भाई, क्योंकि आज यदि आप इसमें हिस्सा नहीं लिए तो वाकई आपने मिस कर दिया लोकतंत्र में उस अधिकार को जीने का जो आपका कर्तव्य था। एक और अच्छी तस्वीर रांची से आई। यहां कोकर में शादी के दौरान जब दुल्हा अपनी शादी छोड़ होने वाली पत्नी को लेकर मतदान केंद्र पहुंचा और पूरे परिवार के साथ वोट किया, इस दौरान बाराती भी मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। पहले मतदान, उसके बाद कोई काम। पहले देश की सुरक्षा, उसके बाद फिर शादी। क्या मन में आया कि शादी से अभी शादी नहीं करना है, पहले मतदान करना है? पहले हमारे देश को सुरक्षा में रखना है, उसके बाद फिर शादी करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। ठीक है। इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ ने वोट डाला। रांची के हेहल स्थित संत कोलंबस स्कूल के बूथ संख्या 88 में अपना मत का प्रयोग किया। संजय सेठ आम मतदाता की तरह लाइन में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार उन्होंने किया। इससे पहले वो कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते भी दिखे। बीजेपी की ओर से ये उम्मीदवार थे। ये क्षण 5 साल बाद आएंगे और फिर 5 साल बाद कहोगे अरे भाई क्या करें, फलाना गलत आदमी चुन लिया गया। वोट करो ना, अच्छे आदमी वोट करो ना, किसी को वोट करो।
अच्छे साफ सुथरे आदमी को वोट करो, ऑनेस्ट आदमी को वोट करो, जो जिसका कमिटमेंट लेवल हाई है, जिसका विजन है, उसको वोट करो ना। फिर वोट नहीं करोगे, फिर आप गालियां दोगे कि देखो काम नहीं हो रहा है, अरे भाई ऐसा है। पिछली बार से हालांकि थोड़ा कम मत प्रतिशत इस बार देखा गया रांची में। रांची में 62.21 मतदान हुए, जबकि 2014 में 63.68% था। खूंटी में 63.99, हजारीबाग में 62.26, कोडरमा में 65.70 मतदान हुए। मुकेश जी, हालांकि 60 से ऊपर मत प्रतिशत का जाना वाकई कहीं न कहीं एक सुकून तो देता है कि चलो लोकतंत्र थोड़ा जाग रहा है, क्योंकि 2009 में हमने देखे तो उदासीन लोकतंत्र नजर आ रहा था। 44% रांची में पोलिंग हुई थी 2009 में। 2014 में अचानक जंप लिया और 63.68% मतदान हुआ, और इस बार भी लगभग थोड़ा 1% अभी फिलहाल कम बताया गया है। संभव है पूरा काउंटिंग होते होते संभव है कल सुबह तक कुछ 1-8% और बढ़े। क्या कहेंगे? मतदान का प्रतिशत जो है वो अच्छा है संजय जी, और ये इस बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा कि रमजान शुरू हो चुका है और उसका भी 1-2% जो वोट जो है उसको प्रभावित कर रहा है। ये अनुमानतः पूरे देश में आज के दिन में दिखाई पड़ा है। तो कुल प्रतिशत काफी अच्छा है और लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने का द्योतक है। और आप एक चीज जो देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात कि मतदान किस ढंग से लोग कर रहे हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनकी सोच क्या है। आपने देखा कि दुल्हा जो है वो शादी के साथ साथ अपना मतदान कर रहा है, उसको भी राष्ट्रीय पर्व मान रहा है, उसको भी अपनी जिम्मेवारी मान रहा है। और वो ये जो अभिव्यक्ति है, ये जो कर्तव्य का बोध है संजय जी, ये प्रजातंत्र को बहुत ही मजबूत कर रहा है। भारतीय प्रजातंत्र अपनी ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे, शिखर पे जा रहा है। तो यह तो आप ये मान के चलेंगे, अगर झारखंड में अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि झारखंड में कई सारी और भी समस्याएं हैं, दूरियां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मतदान केंद्र और जो आम लोग रहते हैं, ग्रामीण अंचल है, काफी दूरी उसमें देखी जाती है। इसलिए यह जो प्रतिशत है वो शुभ है। रांची में जो यदि हम पॉलिटिकल फाइटिंग की बात करें तो वो आमने सामने का मुकाबला है। कांग्रेस से सुबोधकांत सहाय और बीजेपी से संजय सेठ चुनाव मैदान में है। तीसरा फैक्टर एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर, क्योंकि रामटहल चौधरी बागी उम्मीदवार हैं बीजेपी के और निर्दलीय होकर वो मैदान में उतरे थे, और उनका एक बड़ा वोट बैंक भी है। क्या लगता है कितना त्रिकोणीय है और कितना नुकसान दे रहा है बीजेपी को, या कितना मजबूती के साथ कांग्रेस वहां सक्षम नजर आएगी? बिल्कुल सही संजय जी, रांची त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के साथ में आप इस ढंग से इसको देखें कि रामटहल चौधरी ने कई बार वहां उस रांची संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वो काफी मजबूत कद्दावर नेता, जमीनी नेता माने जाते हैं और उनका अपना वोट बैंक है। कुर्मी जाति पर उनकी पकड़ है, कुर्मी वोट बैंक काफी बड़ा वोट बैंक है रांची में। तो रामटहल चौधरी जी को नकारा नहीं जा सकता राजनीतिक दृष्टिकोण से। और इस समीकरण को देखते हुए आपने देखा कि संजय सेठ जो है कहीं कमजोर पड़ रहे थे। शुरू की लड़ाई में तो समकक्ष थे, लेकिन बाद में कमजोर दिखाई। सुबोधकांत सहाय जो है वो उस पूरे बिहार झारखंड में कांग्रेस के एक बड़े मजबूत और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें चुनाव लड़ने की कला से भी उसे में पारंगत हैं वो। तो उनको सारी चीजें मालूम हैं और वहां के स्थानीय हैं, रांची के स्थानीय हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपने देखा कि मोदी जी का रोड शो हुआ, और मोदी जी का रोड शो जो आपने देखा जो हुआ, जिस ढंग से जनता उसमें आई, वो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है रांची के व्यक्ति, मतलब एक रांची संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए, कि वहां एक फैक्टर माना जा रहा है। उसके बाद काफी चीजें वहां का समीकरण जो है बदला। तो नरेंद्र मोदी जी का रोड शो रांची में और आम जनता का वहां की भीड़ का उमड़ना एक बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है। और आज वो स्थिति स्पष्ट होगी, 23 तारीख को मालूम होगा कि किस ढंग से वहां समीकरण बदला है। लेकिन अन्यथा ये कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। एक मुश्किल बीजेपी के लिए यहाँ पर रामटहल चौधरी इस रूप में है, क्योंकि कई बार जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, उनका बहुत साफ साफ कहना था कि यदि हमसे मिले होते, हमसे पूछे होते, हमसे कंसेंट लिया होता, तो हम सहमति के साथ विड्रॉ करते। बिना किसी कंसेंट के यदि आप किसी को खड़ा करते हैं, और फिर उसका नतीजा भी आपके सामने, रामटहल चौधरी वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाने उतर गए। कोयरी कुर्मी मतदाता की संख्या वहां पर 4 लाख से ज्यादा ही है। तो ऐसे में वो एक बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं डेंट मारा होगा इन्होंने रामटहल चौधरी ने। बिल्कुल संजय जी, इस बात का मैंने जिक्र किया कि कुर्मी वोट वहां पे डिसाइसिव है, साइजेबल है।
काफी बड़ा वोट बैंक है और उसमें रामटहल चौधरी जी की अपनी प्रतिष्ठा है, रामचंद्र जी की पकड़ है और चूंकि स्थानीय है, कद्दावर नेता है, स्थानीय मुद्दों पर लड़ने वाले नेता हैं, काफी लंबे समय तक उन्होंने उस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ इस बात को जो आप जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति में हमेशा मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए, लोगों की योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए, स्थानीयता को ध्यान में रखना चाहिए और उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए। रामटहल चौधरी जी को अगर चुनाव टिकट नहीं देना था तो उनको मान सम्मान के साथ में समझा बुझाकर उनको चुनाव में नहीं आने देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की ये कमजोरी और गलती दिखाई पड़ रही है, इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कांटे का टक्कर है और आखिरी समय में ये फैसला होगा। मोदी जी का रोड शो एक फैक्टर हुआ जो कि बैलेंस स्थिति को बदलने में कुछ हद तक कामयाब हुआ है, लेकिन आखिर 23 तारीख को ही पता चलेगा कि वहां स्थिति क्या होती है। ठीक, खूंटी एक और महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां चुनाव हुए हैं, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बीजेपी की ओर से खड़े थे और दूसरी तरफ कांग्रेस से कालीचरण मुंडा खड़े थे। खूंटी लोकसभा सीट मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों के लिए जाना जाता है सर, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस बार, हालांकि परसेंटेज 2014 में 66.34% था, उससे थोड़ा उसी के आसपास ये इस बार भी परसेंटेज रहा है। कालीचरण मुंडा वहां पर जमीनी नेता रहे हैं और स्थानीयता का कितना उनको लाभ मिल सकता है, या फिर यहां मोदी फैक्टर काम करेगा और अर्जुन मुंडा का अपना व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावी और हावी होता हुआ नजर आया होगा आज के मतदान के बाद? करिया मुंडा ये सीट परंपरागत रूप से करिया मुंडा जी चुनाव जीते रहे हैं और करिया मुंडा जी बड़े सम्मानीय है, बड़ी जनजातीय जो चेहरे हैं पूरे देश में, उसमें एक सम्मानीय चेहरा अगर आप देखेंगे तो करिया मुंडा जी थे। बड़े सौम्य, सुशील और प्रतिभाशाली, पढ़े लिखे, व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। यहाँ भी संजय जी उम्र जो है को ध्यान में रखते हुए करिया मुंडा जी को टिकट नहीं दिया गया। यहाँ कोई बगावत वाली सुर नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बदले में अर्जुन मुंडा को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से टिकट दिया गया है और ये पूरी तरह वो सीट में से एक देखी जाएगी पूरे देश में जो कि परंपरागत रूप से आदिवासी सीट है। और यहाँ मुंडा सीट है, जैसे कि दुमका जो है सोरेन सीट है, वो संथालियों का सीट है, तो यहाँ ये मुंडा सीट मानी जाएगी। और ये जो दोनों के बीच की लड़ाई है, कालीचरण मुंडा जो है वो स्थानीय हैं, वहां के जमीनी नेता हैं, परिपक्व नेता हैं और महागठबंधन की तरफ से एक मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये कहना है कि अर्जुन मुंडा चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनको एडवांटेज है, यहाँ कोई एडवांटेज नहीं दिखाई दे रहा है। कांटे की टक्कर है, बहुत ही नजदीकी फैसला होगा और पूरे झारखंड में 14 की 14 सीटों में अगर कोई सीट अगर ऐसी है जहां बहुत ही नजदीकी का टक्कर होगी और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 23 तारीख को पता चलेगा। ये बात तो सही है। हालांकि करिया मुंडा ने अर्जुन मुंडा को अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा था कि हमारे उत्तराधिकारी जो है स्वाभाविक तौर पर अर्जुन मुंडा होंगे। बढ़ती उम्र की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उनको टिकट नहीं दिया गया। हजारीबाग अगेन एक और मुकाबला है सर हजारीबाग में, जहां मतदान हुआ और वो केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा है बीजेपी की ओर से, भुवनेश्वर मेहता है और गोपाल साहू कांग्रेस से है। इस त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर साफ साफ नजर आ रहा है और भुवनेश्वर मेहता जो है गोपाल साहू को ही परेशान करेंगे ज्यादा। ऐसे में यहां पर एनडीए के लिए एडवांटेज है बीजेपी के लिए। ये स्थिति वही कमोवेश दिखाई दे रही है जो 2004 में थी। आपने देखा था कि वहां महागठबंधन को ने अगर की कोई एक बड़ी खामी कहीं दिखाई दे रही है, कोई कमी दिखाई दे रही है, राजनीतिक रूप से किसी सोच में अगर कमी होती है तो बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। एक सीट अगर आप देखेंगे वो हजारीबाग के रूप में दिखाई पड़ रही है। गोपाल साहू मजबूत दावेदार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां जो स्थानीय मुद्दा है, वहां जो एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व भुवनेश्वर मेहता जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का वहां बोलबाला है, वहां ये पूरा का पूरा क्षेत्र संजय जी जो है वो कोयले का क्षेत्र है। वहां जो श्रमिक संगठन है उनका प्रभाव है, बाहुल्य है उनका। तो उसको ध्यान में रखते हुए 2004 में भुवनेश्वर मेहता ने यशवंत सिन्हा को हराया था, जो कि एक अप्रत्याशित हार थी। और इस बात को अभी भूलना नहीं चाहिए कि भुवनेश्वर मेहता जो है वो कद्दावर नेता है, श्रमिक नेता है और जमीनी नेता है। तो ये त्रिकोणात्मक मुकाबला है और इस त्रिकोणात्मक मुकाबले में अगर इन दोनों के बीच में अगर वोट बटेंगे, गोपाल साहू के बीच में और भुवनेश्वर मेहता के बीच में, तो इसका एडवांटेज निश्चित रूप से जयंत सिन्हा को दिखाई पड़ रहा है। अब ये आखिरी समय में देखा जाएगा कि कितना वोट भुवनेश्वर मेहता को मिल रहा है, क्योंकि वो स्थानीय उनका जातिगत समीकरण भी उनको फेवर कर रहा है, उनको सहयोग दे रहा है। तो ये कहीं टक्कर जो है वो जयंत सिन्हा और भुवनेश्वर मेहता के बीच में नहीं हो जाए। कुछ तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोडरमा सीट बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत
ही महत्वपूर्ण सीट है, उस ओर चलेंगे। रामगढ़ में जिले के चितरपुर प्रखंड के सांडी हाई स्कूल में बूथ संख्या 199 में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने मतदान में हिस्सा लिया। चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह सीट से स्वयं उम्मीदवार हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। मतदान के बाद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दावा किया कि हजारीबाग सीट से एनडीए प्रत्याशी जयंत सिन्हा भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। सबसे बड़ा त्योहार लोग बहुत ही खुशी खुशी मना रहे हैं और हमको लगता है कि पिछले बार से अधिक सभी जगहों पर मतदाता इतने गर्मी में भी काफी उत्साहित हैं और सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं। हमारे एनडीए के प्रत्याशी जयंत सिन्हा जी हैं और काफी मजबूत स्थिति में। तो पांचवें चरण का जो पंच है उसमें इन 4 सीटों का बड़ा ही महत्व है। मतदान का ट्रेंड कैसा रहा, किस रूप में रहा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई खास मेहमान। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। और अभय दुबे, आप कांग्रेस से हैं, आपका बहुत स्वागत है। नवीन कुमार हमारे रांची के ब्यूरो चीफ हैं, आपका बहुत स्वागत है नवीन। चारों सीटों का पहले अपडेट हम आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आपने तमाम जगहों पर जाकर स्वयं मुआयना किया और इन चारों सीटों को आपने रिपोर्टिंग के जरिए समझने की कोशिश की। तो क्या मिजाज रहा और किस तरीके से इस मतदान को देखा जाए? कमोबेश मत प्रतिशत वही है जो 2014 में रहा था। जी देखिए, 2014 के मुकाबले देखा जाए तो सिर्फ कोडरमा को छोड़ के अन्य तीनों स्थानों पर जो 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज के चुनाव आयोग के जो रिपोर्ट आए हैं उसमें हजारीबाग, रांची तीनों ही स्थानों पर लगभग 1% जो मतदान है वो कम पड़े हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये देखने में है, कोडरमा जो है पिछले बार की तुलना में। जी बोलिए अपनी बात पूरा कीजिए। हाँ, कोडरमा में है जो इस पिछले बार की तुलना में इस बार लगभग जो है ज्यादा मतदान हुए। जहां तक अगर हम फाइटिंग की बात करें तो अगर हम खूंटी की बात करें, सबसे कम प्रत्याशी चारों लोकसभा क्षेत्र से सबसे कम प्रत्याशी खूंटी में थे, लेकिन मुख्य जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कहीं भी है। हालांकि पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया तो माना जा रहा था कि सबसे सेफ सीट खूंटी होगा, लेकिन जिस प्रकार से जो परिस्थितियां बदली है, जिस प्रकार से जो जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण बदले, उन तमाम चीजों को देखते हुए देखा जा सकता है आज के मत के बाद की स्थिति जो है काफी कांटे की टक्कर अब दोनों में दिखाई दे रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी यह कहना 23 तारीख तक का इंतजार करना तो कोई नहीं कह सकता, सिवाय अनुमान के आप कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। प्रतुल शाहदेव जी, कैसा रहा पार्टी के लिए ये चारों सीट? देखिए, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही वोटिंग पैटर्न रहा, वैसे ही वोटिंग ट्रेंड रहा। मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं कि रांची सीट को पिछले बार हम लोग 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और उस समय हमारे साथ थी और 1 लाख वोट आया था। हजारीबाग हम लोग 1.5 लाख वोटों से जीते थे और उस समय 1,56,800 उम्मीदवार से उनको आया था। अब हम लोग दोनों साथ मिलकर रहे हैं। गिरिडीह जो कोडरमा लोकसभा सीट है वो हम 1 लाख वोटों से जीते थे और खूंटी को 90,000 से ज्यादा मार्जिन से जीते थे। तो हमें पूरा यकीन है कि जो हमारा 2014 का परफॉर्मेंस है उसको हम और बेहतर करेंगे। इस राउंड में 4 जिलों की स्वीप करेंगे और जिस तरीके से जनता में उत्साह था वोटिंग के प्रति, और ये शायद फाइनल फिगर्स नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अभी तक इसको फाइनल फिगर नहीं समझा है, तो हमें उम्मीद है पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसके वोट के या तो हम बराबर पहुंच जाएंगे या उससे एक्सीड करेंगे। और मैं इसे एक पॉजिटिव वोट मानता हूं। देश ने आगे आकर विकास के नाम पर, राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर वोट देने का कार्य किया है और बिल्कुल आशावान है कि जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, युवा खास करके सामने आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बराबर आह्वान किया था युवाओं को कि आप घरों से निकले, जिसे भी वोट देना है वोट दें, लेकिन यू मस्ट वोट। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक आह्वान था, अच्छे परिणाम निकले और उन्होंने किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया था, वोटिंग करने का आह्वान किया था। तो हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है 2024 में 80% तक हम आ जाए तो इसे वाकई लोकतंत्र की जीत माननी चाहिए। और एक सवाल और आपसे मैं करूंगा, उसके बाद होगा। प्रतुल जी, रांची में रामटहल चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे, ये बात सही है कि पॉजिटिव वोटिंग, जैसा कि आप बता रहे हैं आपके मुताबिक पॉजिटिव वोटिंग हुई है और 23 तारीख को ही आखिर में पता चलेगा।
रामटाल चौधरी कितना फैक्टर बन पा रहे हैं रांची में आपको परेशान करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती है, आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, वो कैंडिडेट्स को जिताने का कार्य करते हैं। रामटाल चौधरी जी को हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि जो हमारा 75 वर्ष का फॉर्मूला है उसके अंतर्गत इस बार आपको टिकट देना संभव नहीं होगा। हम लोगों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, लोकल नेतृत्व ने बहुत आग्रह किया था, लेकिन रामटाल जी ने चुनाव लड़ा। हमें नहीं लगता वो कोई डैमेज कर पाया। हमने पहले भी कहा कि रामटाल जी चाहे चुनाव नहीं जीतते थे या भाजपा की विचारधारा चुनाव लड़ती थी और जीतती थी, और जो डैमेज उनकी बात है, हमें नहीं लगता कोई डैमेज हुआ है। 23 तारीख को शायद फिर से हम इसी तरह पैनल डिस्कशन में बैठेंगे और आप देखेंगे कि जितना आलोक जी, रांची में कांग्रेस फाइट में है या नहीं? जी, प्रश्न फिर से दोहराएंगे संजय जी? रांची में कितनी मजबूती से आप लोग डटे हुए हैं? देखिए, रांची या झारखंड के संदर्भ में आप देखें जी, तो यहाँ महागठबंधन का एक बहुत लोगों के प्रति रुझान रहा। रुझान इसलिए रहा कि यहाँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी वैसे ही निकले। यहाँ लोगों का जिस तरह से इन लोगों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से लोगों को मौत के घाट उतारा, आदिवासियों के ऊपर 3-3 बड़े गोली कांड हुए, खूंटी की पत्तलगड़ी घटना, यहाँ के आदिवासियों को घरों से निकाल करके बंदूक की नोक पर मारने का काम किया, भूखमरी की घटनाएं हुई, किसानों ने आत्महत्या किया। ये स्थानीय मुद्दे हैं। सरना कोर्ट का मामला हो, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश कानून के साथ मजाक करते हुए बांग्लादेश में बिजली उत्पादन का उपकेंद्र गोड्डा में स्थापित करना रहा हो, ये जो ट्रेंड है लोगों के जनादेश का, ये मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है कि लोग घरों से निकलते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर नहीं कहते तो शायद लोग नहीं निकलते, मेरा ऐसा मानना नहीं है। आज मैं आप देख रहा था, हजारीबाग में बरवाडी एक जगह है जहां 3 बूथ पर एक भी लोग मतदान करने नहीं निकले। वहां 20 वर्षों से यशवंत सिन्हा जी मंत्री रहे, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, वहां जयंत सिन्हा जी सांसद रहे, वहां बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन 3 बूथ पर एक मतदाता नहीं निकले। तो ये एक अलग पहलू है, लोग निकल के देते हैं। जहां तक रांची की बात है, तो सुबोध कांत सहाय सांसद नहीं रहते हुए भी रांची की जनता ये मानती है कि सुबोध कांत जैसा कद्दावर व्यक्तित्व किसी के पास नहीं है। रामटहल चौधरी जी का चुनाव लड़ना, ये उनका अपना अलग निर्णय हो सकता है, लेकिन रामटहल चौधरी जी एक मजबूत नेता है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। आप जो वोट का पैटर्न देख रहे थे, हम भी देख रहे थे सिलसिलेवार शहरों का, तो ग्रामीण इलाकों में जो वोट पड़े हैं रांची लोकसभा में, वो लगभग 70% तक पहुंचे हैं। और जहां इनके वोट का क्लेम होता है शहरी इलाकों में, वहां 40%, 42%, 48% तक वोट गया है। तो वोट का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से यह दर्शाता है कि हम चुनाव बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा आपको संजय जी कि 29 तारीख को जब ये चुनाव हुए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों कोई लोहरदगा में बैठे हुए थे। ये वही लोहरदगा था जहां चांदों में बिरसई उरांव ने अपनी आत्महत्या कर दी थी बैल नहीं खरीदने के कारण। घाघरा के बड़काडी के किसान ने आत्महत्या की, लेकिन ये माननीय मंत्री जो सुदर्शन भगत जी थे, एक बार भी वहां पर लोगों के पास में नहीं गए। तो ये सब चीजें स्थानीय मुद्दे इन्होंने बहुत कोशिश किया, चाहे चौकीदार गाय गोबर की राजनीति झारखंड में भी करने की, लेकिन झारखंड के लोगों ने कहा नहीं, मुद्दों पर हम राजनीति करेंगे। और मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को आपको जानकर और आश्चर्य होगा संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सरकार के नेता मंत्री क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। और यहाँ आप खूंटी में देखें तो खूंटी में इनका कोई एक करके समझेंगे, एक करके समझेंगे। आलोक जी रुक जाइए, एक करके समझेंगे। मैं पहले रांची को समझना चाह रहा था, उसके बाद भी 3 और सीटें हैं, एक करके चलेंगे तो थोड़ी विस्तार से आप लोग भी बता पाएंगे और उसका विश्लेषण ढंग से हो पाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक राय होती है, हर पार्टी के प्रवक्ता की अपनी एक धारणा होती है और हम उसको पूरा सुनते हैं। मुकेश जी, रांची के बारे में जो दोनों हमारे मेहमानों ने बताया
वहां पर कहां जाकर एक लगता है कि वाकई बहुत ही फोटो फिनिश टाइप लड़ाई होने जा रही है। नहीं, जिस बात को हम लोग पहले भी कर रहे थे कि रामटल चौधरी जी का वहां चुनाव लड़ना, रामटल चौधरी एक फैक्टर रहेंगे और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वो का वोट जो है वो उनकी तरफ उसको उसमें परिवर्तन लाएंगे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे कोई कितनी बात कह ले। और रामटल चौधरी जी को मनाना या समझाना ये उनका दायित्व था। अगर चुनाव में वो आ गए हैं तो वोट उनको पड़ेंगे, और वोट पड़ेंगे तो किसके वोट पड़ेंगे। और कद्दावर नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, मजबूत नेता हैं और उनकी अपनी समाज में, कुर्मी कोयली समाज में उनकी पकड़ है, तो उसका तो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। संजय सेठ का जो वो अच्छे नेता हैं, वो मजबूत नेता हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई राजनीति में एक पैठ और ऊंचाई, और कद्दावर नेता उसकी एक साख होती है संजय जी। उस हिसाब से सुबोधकांत सहाय जी की तुलना में उनका कद उतना ऊंचा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सुबोधकांत सहाय को राजनीतिक जो उनका पक्ष जीवन है, स्थानीयता का है, चुनाव लड़ने का उनको जो अनुभव है और उनको वहां स्थानीय होने का जो लाभ है, और वहां की राजनीति में, स्थानीय राजनीति में वो हमेशा जुड़े रहते हैं मीडिया के माध्यम से, कामों के माध्यम से उनका जुड़ाव स्थानीय लोगों के साथ में होता है, स्थानीय मुद्दों के साथ होता है, तो उसका उनको प्रभाव है। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि सारी चीजों पर एक फैक्टर बदलाव लाता हुआ दिखाई पड़ा, वो है मोदी जी का रोड शो। वो रोड शो जब हुआ तो उसकी जो भीड़ आई, जो बाकी सारी चीज आई, अब ये कहना हो कि भीड़ वोट के रूप में परिणित होती है कि नहीं होती है, इसमें कई सारी व्याख्याएं हैं। भीड़ जो है वोट के रूप में परिणित नहीं भी होती है और होती भी है। तो इसका क्या पक्ष पड़ेगा और इसमें क्या बदलाव आया है, और ये तो पार्टी का कैडर जो है, उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, वहां आरएसएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है संजय जी। आरएसएस का बहुत पावरफुल विंग है वहां पे, कई सारे वहां उसके जो सहयोगी संगठन है, सेवा भारती है या बाकी है, वनवासी केंद्र है, इसके भी काफी बड़ी संख्या में उनके अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं। तो रांची एक महत्वपूर्ण सीट के रूप में देखा जाएगा। यहां केवल पार्टियां नहीं, पार्टियों के पीछे जो सहयोगी दल होते हैं या उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भी उनका जो जज्बा होता है या उनका जो संघर्ष होता है वोट के दिन, वो भी दिखाई पड़ेगा। प्रतुल जी, अब हम आपको सुनना चाहेंगे, जो आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे आलोक जी की बातों पर, और फिर कुछ अपनी बात आप बताइए। देखिए, हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सरायकेला खरसावा गोलीकांड में हजारों आदिवासियों को गोलियों से किसने मरवाया था, ये सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त पत्थलगड़ी के विरुद्ध रूप में जो राष्ट्रविरोधी शक्तियां देश के खिलाफ कार्य कर रही थी, उसको किस दल ने खुलकर समर्थन दिया था, हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त 6 आदिवासी के साथ जो रेप हुआ था, उसमें उस आरोपी फादर के पक्ष में कौन दल गया था, ये सब लोग जानते हैं। इसके अलावा महागठबंधन में सीएलपी एसपीटी की हिमायती होने का दावा करने वाले कांग्रेस पार्टी ने उस दल का साथ लिया, उस दल के कंधे पर पार करने का निर्णय लिया जिस दल के सोरेन परिवार ने सबसे ज्यादा सीएलपी एसपीटी का उल्लंघन किया। तो ये कांग्रेस आज हमें दिशा दिखा रही है। तो इनका तो लंबा इतिहास रहा है, घोटालों का तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा, ट्राइबल राजनीति की बात कर रहा हूं। जयपाल जी के समय से इन्होंने झारखंड आंदोलन को ठगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को वोट बैंक बना रखा, उनको विकास की मुख्यधारा से कभी जोड़ने नहीं दिया। और जिस तरीके से आज ये विकृत रूप दिखा रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ये आज उस दल के साथ बैठे हैं जिसके साथ इनका क्रेता और विक्रेता का रिश्ता है। झामू रिश्वत कांड में इन्होंने खरीद लिया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को 3 करोड़, झारखंड की आबादी 3.25 करोड़ है, बोली लगाई थी कि एक नागरिक की। तो ये जब नैतिकता की बात करता है, बड़ी बेमानी की बात लगती है। रांची में आते हैं, मैं आपके एक्सपर्ट की बात से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूं। रामटल चौधरी जी कोई फैक्टर नहीं है। संजय सेठ जी भी बिल्कुल स्थानीय हैं और बहुत सक्रिय रहे हैं यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। बात अनुभव और कद की हो रही थी, बात ये नहीं कि संजय सेठ बाहरी उम्मीदवार है। आप कद से क्या तुलना करेंगे? कौन से कद की बात कर रहे हैं आप किस कद की बात कर रहे हैं? जीवन में कहीं ना कहीं की शुरुआत तो करनी होती है ना, आप करिए। हाँ, तो मैं तो बता रहा हूं आपको। नहीं, आप बताइए। तो जीवन में कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है। हाँ, बिल्कुल। आप कहेंगे कि पहला चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सही है। फिर कोई कहेगा कि चुनाव नहीं लड़ रहा है। शुरुआत तो कहीं होती है। हाँ। और हम नहीं मानते, अगर कद से आपका मतलब घोटालों से है, उस तरह से तो नहीं कर सकते कांग्रेसी नेताओं का। लेकिन हमने पहले हमारे विचारधारा चुनाव लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। आप 23 तारीख को देखेंगे रामटल चौधरी कोई फैक्टर नहीं होंगे। जितना मीडिया ने इनकी जवाब है, ये यथार्थ नहीं दिखेगी। ठीक। नवीन, दरअसल खूंटी बड़ा दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है।
और खूंटी में आमने सामने का मुकाबला है। अर्जुन मुंडा स्वयं एक अनुभवी नेता है, कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस राज्य में। और दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो स्वयं में एक जमीनी नेता है और लगातार उन इलाकों से अपना संपर्क बनाए रखे। अब करिया मुंडा के उत्तराधिकारी के तौर पर अर्जुन मुंडा जी आए, उन्होंने वहां पर कितना लोकल लोगों के बीच अपनी पैठ जमा पाई, ये मतदान 23 तारीख को जरूर बताएगा। और कितना कालीचरण मुंडा उनको चुनौती देते नजर आए, क्या आप लोगों के पास इनपुट आया? जी देखिए संजय जी, जब भी चुनाव आते हैं तो तमाम चीज गौन हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। मुख्य रूप से जो जातीय धार्मिक समीकरण है वही मैटर करता है। एक भारतीय राजनीति के, भारत के लोकतंत्र की एक विडंबना है और इससे इनकार नहीं किया जाता है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, फिर कोई भी अन्य दल हो, इसी मुद्दे पे आके अंतिम में चुनाव लड़ी जाती है। और यही कारण है कि विदेशी एम्बेसी की भी नजर इस पर रहती है कि भारत में कौन सी जाति कितने प्रतिशत की है। अगर हम खूंटी की बात करें तो खूंटी में जातीय धार्मिक जो है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। एक और ईसाई बहुल जो इलाका है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो अल्पसंख्यक है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले थे, ईसाई में भी 3 फैक्टर थे, एक CNN है होते हैं, एक RC मिशन होते हैं, एक GL चर्च होते हैं। पहले जब भी लड़ाई होती रही है, पहले जब भी पूर्व में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो कोई ऐसा कैंडिडेट रहता था जो कि मुकाबला कहीं न कहीं त्रिकोणीय हो जाता था, लेकिन इस बार वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि 11 प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन मुख्य मुकाबला माफ कीजिएगा कांग्रेस और मुख्य मुकाबला बीजेपी के बीच में है। हालांकि झारखंड पार्टी के कैंडिडेट अवश्य है, सेंगल पार्टी के कैंडिडेट अवश्य है, लेकिन जिस प्रकार की उपस्थिति एनो सेक्का के समय में देखी गई तो वो उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में इस बात में कि वोट इस बात की संभावना काफी कम है। यानी तमाम जितने चर्चेज हैं वो एक मंच हैं, एक मुश्त उनके वोट जो है कांग्रेस को पड़े हैं, एक मुश्त अल्पसंख्यक के वोट उन्हें पड़े हैं। जहां तक अगर हम बात करें जनरल की या फिर रोतिया की या फिर सामान्य जाति की या फिर सरना जनजाति की, तो इनके मत कितने पड़े हैं ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि साख यहाँ पर सभी लोगों की दांव पे लगे हुए, कड़िया मुंडा के खुद साख दांव पे लगे हुए क्योंकि 8-8 बार वो वहां से सांसद रहे हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा जिनके बड़े भाई वहां पर खड़े हैं, उनकी साख लगी है, मुख्यमंत्री की साख लगी है और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की साख यहाँ पर दांव लगी है। तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ी साख जो है बीजेपी की उसमें लगी है। मुकाबला काफी कांटे का है और फिलहाल यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति आप कर रहे हैं, जिस प्रकार का जो ट्रेंड आज देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अगर जीत हार होगी तो काफी कम मार्जिन से होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आलोक दुबे जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आया है? आप ही की पार्टी के उम्मीदवार वहां डटे हुए हैं। देखिए संजय जी, मैं जरूर अपनी बात कहने से पहले एक रिएक्शन दूंगा कि मैं उम्मीद करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि भगवान इनको इसी तरह की सद्बुद्धि दें कि ये आदिवासियों को राष्ट्र विरोधी की सर्टिफिकेट बांटे और वहां के आदिवासियों को जो है क्योंकि इनके पास क्योंकि इनके पास जो है वो सर्टिफिकेट बना हुआ है। मेरी बात खत्म हो जाए तो फिर आप बोलिए। मैंने जो कहा आपने कहा कि राष्ट्रवादी आदिवासी अगर राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं तो आपको किसी तरह से आपत्ति किस तरीके से ये बातें करी? नहीं साहब, चाहिए इनके मैंने कब कहा ऐसी बातें जो ये कह रहे हैं अपने मन की मैंने नोट ये अपने मन की बात करके देख लिया। कांग्रेस ने आलोक जी थोड़ा आगे बढ़िए ना, जरा खूंटी को समझाइए। आलोक जी काम की बात करते हैं। देखिए, यदि आपस में उलझेंगे तो फिर चर्चा नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। साहब बड़े बुद्धिजीवी आप लोग हैं, काम की बात कर लेते हैं। जो बात मैंने कही नहीं, अगर ये मेरे हवाले से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कही, बात खत्म कीजिए, खूंटी पर बात कीजिए ना भाई। कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा दोनों आमने सामने हैं, मतदान आज संपन्न हुआ। अब क्या लगता है आलोक जी, आपको कितना खुश नजर आ रहे हैं आप? मैंने संजय जी मुझे जो कहना था वो मैं दूसरी बात जो ये है कि आप देखिए, आज से 2 महीने पहले इसी लोकसभा के कोलीबीरा विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था और उस बाई इलेक्शन में हम वहां पर चुनाव जीते थे। वहां पर भी जो है इन लोगों ने सपोर्ट किया था। वहां जो जिनको सजा हुई थी, एक सजाधारी को इन लोगों ने वहां सपोर्ट किया था, लेकिन हम वहां चुनाव जीते थे। बल्कि आपको ये कहेंगे संजय जी, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में 7 उपचुनाव यहाँ हुए। इन 7 उपचुनाव में सिर्फ 1 उपचुनाव ये बीजेपी यहाँ जीत पाई, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता क्या होगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जैसा नवीन जी कह रहे थे
कि वहां जो आदिवासियों पर जुल्म ढाए गए, जो आदिवासियों पर अत्याचार हुए, गोली कांड हुआ, वहां के ईसाई समुदाय के, ऐसा नहीं है कि कड़िया मुंडा को वहां के ईसाई समुदाय का लोगों का वोट नहीं मिलता था, क्योंकि कड़िया मुंडा जी जो है एक अच्छे और सुलझे हुए नेता थे, तो वहां के सभी धर्म के लोग वहां वोट देते थे। लेकिन इनके दिमाग की ये फितूर थी, इनकी उपज थी वहां की, कि इन्होंने आदिवासियों और ईसाइयों के साथ जुल्म ढाया। वहां के लोग जब रांची अपनी बात को कहने के लिए महामहिम के यहाँ जाते थे, तब भी उनके ऊपर में लाठियां चलाई गई, गोली चला गया। खूंटी गोली कांड 2017 में हुए थे, आपको याद होंगे। तो वहां लोग इंतजार कर रहे थे, लोग ये महसूस कर रहे थे कि कब वो लोकतंत्र का महापर्व आएगा, जब हम बैलेट के माध्यम से इनको करारा जवाब देंगे। अर्जुन मुंडा जी को तो, संजय जी, अर्जुन मुंडा जी को तो इन्होंने मोहरा बनाया, क्योंकि इनको पता था कि वहां पर जो है किस तरह से राजनीतिक बिसात बिछा करके वहां लोगों को निपटाना है, तो इन्होंने तो वो मोहरा बनाया था। लेकिन एक बात समझ जाइए, आप किसी को उतारे तो वो सरताज, दूसरा उतारे तो वो मोहरा, ऐसे थोड़ा ही होता है। बहुत बड़ी सजा खूंटी की जनता ने बैलेट के माध्यम से दे दिया है, और इनकी पराजय देख रहे हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। 23 तारीख को सब पता चल जाएगा साहब, बस कुछ ही दिन तो रह गए। संजय जी, आपको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, खाली नाम लिखना है। प्रधानमंत्री जी 1 करोड़, हमारी चिंता मत कीजिए सर, मैं सक्षम हूँ। सर्टिफिकेट बनवा के रखें आलोक जी, मैं सक्षम हूँ। नाम लिखना है और सिग्नेचर किया हुआ। नहीं, सुन तो लीजिए राष्ट्रद्रोह का आलोक जी, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। प्रतुल जी आप शांत रहिए, खाली इंतजार करिए। आलोक जी सुन तो लीजिए, मेरी चिंता तो कोई राजनीति ना करे, मैं अपने लिए सक्षम मानता हूं। आप लोगों से प्रश्न जितना आज कर रहा हूं उतना बीते हुए दिनों में करता था, आने वाले वक्त में भी मैं करूंगा, और विश्वास मानिए किसी राजनीति के प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं है जब तक मैं एक पत्रकारिता कर रहा हूं। बहरहाल ये सब अपनी अपनी एक बातें होती हैं, करते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये बात सही है प्रतुल जी की मुकाबला थोड़ा टफ है खूंटी में। हालांकि कद्दावर नेता है अर्जुन मुंडा जी, इसमें कोई दो मत नहीं। कालीचरण मुंडा भी जमीनी नेता है, इसलिए उनके भी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया है मतदाताओं ने। देखिए, खूंटी में जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को 3 बार रिप्रेजेंटेशन दिया कि एक धार्मिक स्थल का दुरुपयोग हो रहा। मैं किसी धार्मिक स्थल का इनकी तरह ईसाई नाम नहीं लेता, मैं मर्यादा के तहत बोलता हूँ। ठीक, अच्छी बात है, विशेष शुक्रिया। धार्मिक स्थल का दुरुपयोग हो रहा है, और हमने ये भी कहा कि एक विशेष धर्म के धर्मगुरु एक राष्ट्रीय पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमने इसका प्रमाण क्या दिया आपको बताएं। 24 अप्रैल को कालीचरण मुंडा जी ने अपने फेसबुक में उस इलाके के एक बहुत बड़े धर्मगुरु का राजनीतिक पत्र पोस्ट किया। अब कोई उम्मीदवार अगर किसी राजनीतिक अपना जो राजनीतिक दल से संबंधित है वो किसी धर्मगुरु का पोस्ट कर रहा है जब चुनाव बीच में हो, तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट देकर इलेक्शन कमीशन को इसकी कंप्लेंट की, और कालीचरण मुंडा ने कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। तो हम लोगों ने कहा कि फेसबुक से सारा डिटेल मांगिए, क्योंकि उसके बाद लगातार कालीचरण मुंडा ने जितने अपडेट्स किए थे वो सारे उनके द्वारा किए गए थे। बीच में सिर्फ 10 मिनट के लिए इनका अकाउंट हैक किया गया, तो ये बड़ी अजीब बात है। बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया। फिर इन लोगों ने क्या किया, हम लोगों को सूचना मिली कि रविवार की प्रार्थना में एक धर्म विशेष से एक विशेष राजनीतिक दल को जिताने का निर्देश मिलेगा। तो हम लोग चुनाव आयोग गए, और हम लोग चुनाव आयोग जाकर हम लोगों ने अपील की कि इन धार्मिक स्थलों के एक सेफ डिस्टेंस में, परिसर के काफी दूर में कैमरामैन और इलेक्शन ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो, कि प्रार्थना सभा के बाद अगर इन धर्म गुरुओं के द्वारा किसी विशेष राजनीतिक दल के इस तरह का निर्देश जारी हो तो उस पर रिकॉर्डिंग हो और उस पर कार्रवाई हो। उसके बाद कल एक लेटर वायरल हुआ, वो कांग्रेस के उम्मीदवार का, जिसके बारे में उन्होंने साफ लिखा था कि 75% मैं अपनी राशि को एक अमुक धर्म के डेवलपमेंट के लिए खर्च करूंगा। उन्होंने उस लेटर को डिनाई किया। हम फिर चुनाव आयोग गए और हमने कहा कि अगर ये लेटर फर्जी है तो इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लेटर सही है, अगर ये सिग्नेचर आपने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दिया है प्रतुल जी, आपने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दिया है ना? चुनाव जी, और हम लोगों ने चुनाव आयोग को क्या कहा कि अगर चुनाव आयोग को छोड़िए, फिलहाल हम मतदान की चर्चा कर लेते हैं।
क्या है ना, क्योंकि नहीं तो ये हम आपको खुटी के परसेंटेज का बता रहे हैं। समझ गया सर। अब आइए संजय जी, बस एक लाइन हाँ। कि जिस तरीके से वहां पोलराइज करने की सिचुएशन कोशिश की गई, ये हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक वोटिंग पैटर्न की थी, तो पिछले बार भी हम 90,000 से ज्यादा वोटों से वहां पे चुनाव जीते थे, और इस बार जिस तरीके का हमें समर्थन मिला है, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों ने इलेक्शन कैंपेन को जरूर डिसरप्ट करके रिलीजियस लेवल पे पोलराइज करने की कोशिश की, लेकिन यकीन मानिए 90,000 के हम जो आंकड़ा है उसको पार करेंगे, क्योंकि जनता नहीं भूली है कि कोचान मामले में मुख्य अभियुक्त जो पादरी था, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन गया था, और वो इलेक्शन कमीशन से जाकर मिला था, चीफ सेक्रेटरी से मिला, कहा था कि पादरी निर्दोष है, जबकि इन्वेस्टिगेशन रुक जाइएगा। अब मैं आपको रोक रहा हूं। आलोक जी, इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दो और सीट है, दो और सीट है। मैं 1 मिनट में अपनी बात, मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। 30 सेकंड। क्या ईसाई समुदाय अगर ये वहीं तो आ गए उसी मुद्दे पर सर। रहने वाले सर, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी का भी स्टैंड क्लियर है, इस पर कहां उलझा रहे हैं जनता को? अगर ये नहीं, चलिए वापस आइए, कोडरमा को समझ लें। कोडरमा लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। 1977 से अब तक हुए 11 चुनाव में 5 बार इस सीट पर बीजेपी जीती है। इसमें रीतलाल वर्मा का भी बड़ा योगदान रहा था। मतदाताओं ने यहां अब तक निर्दलीय उम्मीदवार को मौका नहीं दिया। वर्तमान में रविंद्र राय यहां से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। इस बार कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। कोडरमा में दो बारी कांग्रेस को जीत मिली है, 1984, 1999। 1977, 1980, 1989 में कांग्रेस यहां दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं सीपीआईएमएल 2009-2014 में दूसरे स्थान पर रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2004 में दूसरे स्थान पर रही थी। ये ब्यौरा है, ये लेखा जोखा है। अब मुख्य मुकाबला क्या है? मुख्य मुकाबला बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार यादव जो लेफ्ट से है। अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कुछ वहां की तस्वीर। कोडरमा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने अपने आवास के नजदीक करियावर पोलिंग बूथ पर मतदान किया। अन्नपूर्णा देवी पूरे परिवार के साथ पैदल मतदान केंद्र तक पहुंची और लाइन में खड़े होकर इंतजार किया। इसके साथ ही कोडरमा सीट पर उन्होंने अपनी जीत भी सुनिश्चित बताया। अन्नपूर्णा देवी के पुत्र मयंक ने भी पहली बार मतदान किया। कोडरमा से महागठबंधन प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने गृह प्रखंड गिरिडीह के तीसरी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान वे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग होने पर संतुष्ट भी नजर आए। क्या वो तस्वीर या वो बयान बाबूलाल मरांडी जी का आप दिखा पाएंगे? ये तस्वीर है मतदान केंद्र की ओर जाते हुए बाबूलाल मरांडी। चलिए, बहरहाल कोडरमा क्या कहता है मुकेश जी? बहुत ही रोचक मुकाबला है संजय जी। और आज दो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी जी दोनों की का संसदीय जो उनकी पारी जो होगी वो तय हो गई है। और कोडरमा वहां खूंटी से थोड़ा बदला हुआ रूप है। कोडरमा में एक तीसरा त्रिकोणात्मक मुकाबला है। राजकुमार यादव जी जो राजधनवार से विधायक हैं, सीपीआईएमएल के से जुड़े हुए हैं, स्थानीय नेता हैं, जमीनी नेता हैं, स्थानीय मुद्दों पर लड़ने वाले नेता हैं और अप्रत्याशित रूप से किसी को भी हराने और जिताने का काम करने की उनकी ताकत है। तो वो उनको नकारा नहीं जा सकता है। उनके काम को और उनके वहां स्थानीय पकड़ को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था, उसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल जी ने झारखंड को सजाने, संवारने और बढ़ाने का जो काम किया था, प्रताप सिंह कैरों जिस ढंग से पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने बुनियादी जो काम किए थे, उन कामों को देखेंगे तो अभी तक 19 साल के इतिहास में
बाबूलाल जी का कोई दूसरा झारखंड की राजनीति में कद दिखाई नहीं पड़ रहा है जो काम के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो वहां के विकास के पक्ष को देखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक कद, जिस ढंग से राजनीतिक मजबूती दिखाई देनी चाहिए थी बाबूलाल जी को, जो उनको लाभ मिलना चाहिए था राजनीतिक कद के रूप में, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये अति बड़ी बहुत ही मतलब एक अजीब पहलू है झारखंड की राजनीति का। कोडरमा में आपने देखा कि 2 बार बाबूलाल जी चुनाव जीत चुके हैं। अन्नपूर्णा जी जो है वो आरजेडी की से, और कुछ समय पहले ही चुनाव के 2-3 दिन पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आई। रविंद्र जाई जो को मालूम था कि उनको चुनाव लड़ना है, उन्होंने वो चुनाव लड़े भी थे, वो चुनाव जीते भी थे। तो वो उनका वहां आना और चुनाव उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना इस बात को दिखाता है कि अन्नपूर्णा जी भी मजबूत हैं और ये बड़ा एक नजदीकी मुकाबला होगा। लेकिन मेरे समझ से और मेरे अनुमान से बाबूलाल जी को आज के दिन में एडवांटेज दिखाई दे रहा है। नवीन, इस त्रिकोणीय में तीसरा कोण क्या कहता है और किस पर भारी पड़ता नजर आता है मतदान को देखते हुए? जी देखिए, काफी रोचक और दिलचस्प मुकाबला में देखने को मिला। त्रिकोणीय मुकाबला तो अवश्य है, लेकिन एक चीज मैंने आज कई जो है विधानसभा क्षेत्र का कोडरमा का दौरा करने के बाद यही पाया कि प्राय प्रत्येक जगह कम से कम बीजेपी अवश्य दिखाई दे रही है। शहरी जितना जो मतदाता जो उनके वोट बैंक माने जाते हैं वो भी अच्छे जो है खासे वो बाहर निकले, और कई क्षेत्रों में इतना उत्साह था लोगों में कि 6 बजे के करीब ही पूरी जो लाइन है वो रोड तक दिखाई दे रही थी। तो भारी उत्साह के बीच में वो मतदान हुआ, और मतदान का जो प्रतिशत जो आया है वो भी ये बता रहा है कि पिछले 2014 के मुकाबले में कोडरमा ही एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर पिछले बार के बनस्पत इस बार ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये 4% बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन कहीं पर उसके जेबीएम से टक्कर है तो कहीं पर उसके मालिक से टक्कर है। ये 4% बढ़ता हुआ मतदान किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि अक्सर 4 या 5% ही डिसाइसिव वोटर होते हैं और फिर वो तय कर देते हैं कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। जी देखिए, जब मतदान होता है तो कुछ साइलेंट वोटर्स होते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से हवा पता चल जाती है कि भाई हवा का रुख किधर है, लेकिन कुछ जो साइलेंट वोटर होते हैं वो काफी डिसाइसिव फैक्टर होते हैं। और साइलेंट वोटर के जो आज हमने मिजाज आंकने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवादी बात उनकी तरफ से निकलने वाली थी। तो उनके जो मुद्दे थे वो विकास को लेके थे, यानी कहीं ना कहीं उनके जो हवा जो दिखाई दे रही थी वो बीजेपी की ओर मुड़ी दिखाई रहे थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी वहां पर है। अब अन्य जो 2 हैं उसमें से कहीं उनके जेबीएम से टक्कर है तो कहीं पर उनके माले से टक्कर है। इसलिए वहां पर फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा देवी की स्थिति बेहतर आज दिखाई दे रही है। प्रफुल्ल जी, दरअसल ग्रामीण मतदाताओं का बड़ा रोल होता है किसी को जिताने और हराने में, किसी भी दल को। और अक्सर जब आप 2014 में आपकी पार्टी को ये थम्पिंग मेजोरिटी जो मिली थी उसमें ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका सर्वाधिक थी। इस बार यदि हम कोडरमा को समझना चाहे आपकी नजर से, तो कितना आप ग्रामीणों को लुभाने में कामयाब नजर आते दिख रहे हैं? देखिए, मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने पार्लियामेंट के अपने पहले संबोधन में कहा था कि ये सरकार गरीबों को, गांव के लोगों को समर्पित है। और पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने क्या गांवों के डेवलपमेंट के लिए किया, विकास के लिए किया, इसकी चर्चा करने का भी उचित फोरम नहीं है, क्योंकि एक लंबा लिस्ट है और काफी समय निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाबूलाल मरांडी जी जहां से फाइट कर रहे हैं ये हमारी सर्वाधिक सेफ सीटों में है। सेफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने एक ऐसा उम्मीदवार है जिसके बारे में बहुत बड़ी मिथ्या है कि वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत विकास उन्होंने किया। विकास के बारे में आपको खाली एक उदाहरण दे दें कि उन्होंने अपने गांव में जो डैम बनाया था, इनके मुख्यमंत्री काल में ही वो घटिया निर्माण के कारण बह गया था और उस पर कॉन्ट्रैक्टर्स पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो दूर की बात तो छोड़ दीजिए, अपने गांव के डैम की ये जब रक्षा नहीं कर सके तो किस विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं? सड़कों की क्या अवस्था हो गई 3-4 वर्षों में उनके कार्यकाल के बाद। तो ये सब देखने को मिलता है कि क्या उनका विकास का मॉडल था। जहां तक उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात 2000 से 2003 तक 3 वर्ष काफी होते हैं किसी अगर एरिया का डेवलपमेंट। 2019 में आपसे खाली एक चीज, 2014 में बाबूलाल मरांडी जी लगातार 3 चुनाव हारे थे, 1 लोकसभा का और 2 विधानसभा का। तो जो व्यक्ति की इतनी हाइप क्रिएट वो अपने पिछले 3 इलेक्शंस हार गया हो, वो कैसा जननेता, वो कैसा झारखंड का महानायक जिसे जनता ने लगातार पिछले 3 लगातार इलेक्शंस में रिजेक्ट किया। नेता अच्छे होने के बाद चुनाव हारते हैं। मैं संजय जी, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन 3 इलेक्शंस लगातार हारना महत्वपूर्ण होता है। वो भी बाबूलाल जी का जब व्यक्तित्व की बात करते हैं
दूसरा बात, वहां हमारा हमेशा से मुकाबला राजकुमार यादव जी के साथ रहा था और आज भी हमारा जो मुकाबला है वो राजकुमार यादव जी के साथ है। बाबूलाल इस फाइट में नहीं है। राजकुमार यादव और भारतीय जनता पार्टी, हम वहां कंफर्टेबली आ गए हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे राजकुमार यादव है। बाबूलाल हमेशा की तरह तीसरे नंबर पे पिछड़ जाएंगे। ठीक सर। और हमारा जो डेवलपमेंट और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर हम चुनाव में गए थे और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव पे लगे आरोपों पर मैसेज का जवाब दिया था कि चुनाव के बाद देखूंगा, तो ये महिलाओं की इज्जत और आबरू के बारे में इनकी क्या सोच है कि चुनाव पहले आता है और ये बाद में महिला की इज्जत के बारे में चर्चा करेंगे। तो जितने दोषी प्रदीप यादव उस कांड में थे उससे कम बाबूलाल नहीं। ठीक सर, मैं समझ गया सर। वो जो चलिए जमा हुआ है हम नहीं जाएंगे, वो इशू नहीं है हमारा जी। तो उसमें उनका, यानी आप मान रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1, नंबर 2 लेफ्ट और नंबर 3 बाबूलाल मरांडी। ठीक आलोक जी, क्या आपको लगता है? भी दे दिया। ठीक, समझ गया मैं समझ गया। लगातार बाबूलाल आ रहे हैं। ठीक, मैं समझ गया। आपको लगता है आलोक जी कि यदि किन्हीं कारणों से लेफ्ट को समाहित कर सकते थे, आप लोग अपने गठबंधन का हिस्सा बना सकते थे, तो शायद कुछ ज्यादा मजबूती से मुकाबला होता और फिर एक क्लैरिटी रहती कि कैसे। इस बहस के पहले मैं 1 मिनट का समय जरूर लेना चाहूंगा। भारत की संविधान धारा 56 अनुच्छेद क भाग ख में लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल कहीं भी चुनाव के लिए अपने दरवाजे पर जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस देश में, इस दुनिया में रविवार का दिन ईसाई समुदाय के लिए प्रार्थना का दिन बना हुआ होता है। शुक्रवार का दिन मुस्लिम समुदाय इबादत के लिए जाते हैं। हिंदू समुदाय मंगलवार को इबादत करने के लिए जाते हैं। ये हमारे संविधान ने हमको आजादी दी है। हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हम उनके स्कूल मंगलवार तक इसी शहर में। संजय जी, मैं उस विषय पर भी नहीं जाना चाहता हूँ कि हम जो है उसी माइनॉरिटी स्कूल में अपना नाक और अपना माथा, यही बीमारी है लोगों में, बोलने देना नहीं चाहते हैं। बोलने देना नहीं चाहते। खूटी ये ईसाई की बात कर रहे हैं, ईसाई समुदाय की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं समझना चाह रहा था, आप चलिए, समय संपन्न हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पटुल जी आपका, बहुत धन्यवाद नवीन आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। तो इस 5वें चरण का जो पंच है ना, किसी को खुश होने के लिए मजबूर कर रहा है तो किसी को दुखी होने के लिए भी उतना ही मजबूर कर रहा है। यानी खुशफहमी और गलतफहमी कई तरफ है। विश्वास मानिए 23 मई का इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन आज का मिजाज बहुत कुछ कहता है। मुद्दे हैं और मुद्दों के अंदर भी मुद्दे हैं। जाति तो है ही, धर्म भी नजर आया और विश्वास मानिए ये सब भारत के इस लोकतंत्र के महापर्व में देखने को पहले भी मिलता रहा, इस बार भी दिखा। नमस्कार।